नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस एकेडमी यूनिट ऑफ एसएसडब्ल्यू एजुकेशन में। और इस सीरीज में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। जो सीरीज हम चला रहे थे राजनीतिक तंत्र की एमसीक्यू की, इसमें पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन है और एक इस परीक्षा में पूछे गए ये प्रश्न है। यह है यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए ये सवाल है। 1995 से लेकर 2019 तक के जो प्रश्न पत्र है उसमें आए हुए सवालों को यहाँ पे अवलोकन किया जा रहा है। आप तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न के। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ये सवाल 1996 के अंतर्गत पूछा गया है। भारत का प्रधानमंत्री से संबंधित ये सवाल है और यहाँ पे हमको इन 4 ऑप्शन में देखना है कि इससे संबंधित कौन सा वक्तव्य सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। जो प्रधानमंत्री है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो सवाल है ये जो मंत्री है उसके चयन से संबंधित है। ठीक है, मंत्रियों के चयन से संबंधित है। पहले ऑप्शन से हमको ये समझ में आ रहा है। अब दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। क्या ऐसा कर सकता है? अभी हम चेक करेंगे। अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। चौथा ऑप्शन है अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। चलिए, हमें प्रश्न समझ में आ गया किस संदर्भ में है। ये भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों के चयन से संबंधित है। तो अब चलिए इसको चेक करते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। तो ये आंसर है इसका सी। ठीक है, और चौथा वाला अपने मंत्रिमंडल में सहयोगी का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक का प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो ऐसा नहीं है। तो ये पहला और दूसरा भी गलत है, चौथा गलत है। आंसर इसका सी। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वविवेक किसी व्यक्ति को भी मंत्री परिषद में शामिल कर सकता है। ठीक है, इसके लिए 6 महीने के अंदर उसका किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। हो सकता है वो राज्यसभा का सदस्य ना हो, लोकसभा का सदस्य ना हो। तो और यदि प्रधानमंत्री अपने स्वविवेक से उस व्यक्ति को मंत्री परिषद में लाते हैं तो उसका फिर 6 महीने के अंदर में किसी भी सदन का उच्च सदन या निम्न सदन यानी लोकसभा या फिर जो राज्यसभा है। लोकसभा कौन सा सदन है? निम्न सदन है। राज्यसभा कौन सा सदन है? उच्च सदन है। तो इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। तो आंसर है इसका सी। ठीक है, आंसर है इसका सी। अगला सवाल है राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? सन 1996 में सवाल पूछा गया है। बॉयकॉट, घेराव, बंद या हड़ताल। तो यहाँ पे एक नाम आपको देखना है कि कौन सा नाम है जिस व्यक्ति के नाम पे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पे घेराव किसी का नाम नहीं है, हड़ताल किसी का नाम नहीं है, बंद किसी का नाम नहीं है। ये है बॉयकॉट। आपने देखा होगा किसी भी चीज का बहिष्कार करने के लिए हम अभी भी बॉयकॉट शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, बॉयकॉट। आई होप स्पेलिंग सही होगी। हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं बॉयकॉट। अब हैशटैग बॉयकॉट ट्रेंड चलाते हो ट्विटर वगैरह में या फिर फेसबुक में या फिर कहीं और भी आप ऑफलाइन के माध्यम से भी आप बॉयकॉट करने का प्रयास करते हैं जो चीज़ आपको पसंद ना आती हो या फिर जिसके लिए आप विरोध करना चाहते हो। तो बॉयकॉट जो शब्द है वो यहाँ पे राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर इसका ए। कैप्टन चार्ल्स कनिंगम बॉयकॉट ब्रिटिश भूमि दलाल एजेंट था जिसे आयरलैंड में उसके ही समुदाय द्वारा 1880 में समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। इन्होंने अंग्रेजी भाषा को बॉयकॉट शब्द दिया जिसका अर्थ है बहिष्कार। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का बॉयकॉट शब्द दिया जिसका अर्थ है बहिष्कार करना। ठीक है, बहिष्कार। अगला सवाल है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, 2 वक्तव्य है। इस प्रकार के सवाल काफी आते हैं। आपने पिछले जो वीडियोस देखे उसमें भी ये काफी सारे प्रश्न कथन और कारण से संबंधित आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल कैसे करते हैं? पहले कथन देखते हैं फिर कारण देखते हैं। जो कथन दिए गए उसको संबंधित कारण सही है या नहीं, इस टाइप की चीजें यहाँ पे करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको
ऊपर दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में ये कथन और कारण दिए गए हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न उसको हल करने का पहला तो तरीका ये है कि पहले इतना पढ़े, ठीक है, उसके बाद फिर जो यहाँ पे दिया गया है ये क्या आपको छांटना है, सही है या गलत है, ये हमको बताना है। ठीक है, ये दो चीजें आपके लिए काम की है, ये कथन, फिर आप उसके बाद जाइए कथन पे, ताकि आप उसको फिल्टर कर सकें। ठीक है, उसको छान सके कि इसके अंतर्गत हम वो कथन और कारण को सही कर पा रहे हैं नहीं। तो चलिए अब कथन पढ़ते हैं। अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, क्या ऐसा है? हाँ, ये ऐसा है। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाइए मतलब सही गलत या इसको ऐसा मत करिए, अभी कथन और कारण दोनों पढ़ना है अपने को। कारण, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, क्या इसके कारण ये कथन है या फिर जो कथन दिए गए उसका कारण ये है? चलिए हम यहाँ पे देखते हैं बूट के अनुसार पे। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे देखिए जो कथन है वो तो सही है, लेकिन इसके लिए जो कारण जो दिए गए हैं वो कारण यहाँ पे सही नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन इस कथन के लिए ये कारण नहीं है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। पहला ऑप्शन में क्या बोला गया था? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऐसा नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, कैसा है? हाँ बिल्कुल है। चलिए आगे चलते हैं। अब आर जो कारण है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ये ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये ऑप्शन इसका बी वाला सही है। ठीक है, और यहाँ पे और देख लेते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। आर गलत नहीं है, आर भी सही है, ए गलत है परंतु आर सही, तो ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, दोनों कथन सत्य है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के परामर्शदायी निकाय है। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, यहाँ पे ये हमेशा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि उच्च सदन तो लोकसभा होना चाहिए या फिर जो निम्न सदन है वो राज्यसभा होना चाहिए। इस प्रकार जो छात्रों में उपापोह की स्थिति रहती है वो आप यहाँ पे स्पष्ट रखें। उच्च सदन यानी होता है राज्यसभा और निम्न सदन यानी होता है लोकसभा। उच्च सदन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसको विघटित नहीं किया सकता या फिर ये विघटित नहीं होती है। ठीक है, लोकसभा विघटित हो जाती है लेकिन राज्यसभा विघटित नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है, यदि उच्च सदन के सदस्य है तो यहाँ पे बताना है इन चार ऑप्शन में से क्या होगा। 1997 में सवाल पूछा जा चुका है। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य है तो इसमें से क्या सही है? तो यहाँ पे वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं डाल सकेंगे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जो पारित होने की कंडीशन आएगी या फिर प्रस्ताव आएगा तो वे अपने पक्ष में वोट नहीं डाल सकेंगे। ठीक है, यदि वो उच्च सदन के सदस्य है तो। ठीक है, आंसर इसका ए। प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर वोट देने की स्थिति में तभी हो सकते हैं जब वह लोकसभा के सदस्य हो, लोकसभा यानी निम्न सदन के सदस्य हो। ठीक है, आंसर इसका ए। वे निम्न सदन में बजट में नहीं बोल सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बी सी और डी आंसर इसके नहीं है, आंसर इसका ए। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997, जो 1997 का सवाल है तो उस समय पूछा गया था। 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभी निश्चित जनसंख्या से है? तो यहाँ पे देखिए ये सवाल ये लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है और ये आपका समय कंज्यूम करने के लिए यहाँ पे हो सकता है ये दिए गए। ठीक है, जो आपको जो दिमाग लगाना है वो यहाँ से लगाना है। ठीक है, ऐसा तो होता है। ठीक है, ऐसा प्रावधान है, लेकिन जो प्रश्न जो पूछना चाह रहा है वो यहाँ से वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा
यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है वर्ष 1991 की जनगणना, वर्ष 1981 की जनगणना, वर्ष 1971 की जनगणना या फिर वर्ष 1961 की जनगणना। 1997 का सवाल है, तो यहाँ पे किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है, तो ये है वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा। ठीक है, आंसर इसका सी। भारत में प्रति 10 वर्ष जनगणना होती है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि सन 2001 तक सदनों की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर होगी। ठीक है, और आपके लिए एक सवाल है, अभी वर्तमान में कौन सी जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या है वो निश्चित की जाती है? आपके लिए सवाल है, बताइए, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 1997 में सवाल पूछा जा चुका है। सूची 1 यहाँ पे कृत्यकारी की है और सूची 2 है शपथ या प्रतिज्ञा की। भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के जज, संसद सदस्य, संघ के मंत्री। सूचना की गोपनीयता, कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। यहाँ पे कृत्यकारी और शपथ या प्रतिज्ञा के बीच हमको मिलान करना है, कूट की सहायता से यहाँ पे उत्तर हमको बताना है। ठीक है, तो कृत्यकारी यहाँ पे दिए गए हैं, शपथ या प्रतिज्ञा यहाँ पे दी गई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस कृत्यकारी की शपथ या प्रतिज्ञा क्या है। भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा क्या है, तो यहाँ पे सूचना की गोपनीयता, कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा यहाँ पे तो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा बनाए रखना है। ए का यहाँ पे 3 हम यहाँ पे बनाते हुए चलते हैं कूट, ताकि हमको कूट छांटने में आसानी हो। सर्वोच्च न्यायालय के जज की शपथ या प्रतिज्ञा क्या हो सकती है? संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखना। ठीक है, संसद के सदस्य की शपथ या प्रतिज्ञा क्या हो सकती है? यहाँ पे है कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की। ठीक है, और संघ के मंत्री की शपथ या प्रतिज्ञा क्या होती है? यहाँ पे सूचना की गोपनीयता। तो ए का 3 है, बी का है यहाँ पे, बी का है 4, ठीक है, सी का है यहाँ पे, सी का है 2 और डी का है यहाँ पे 1। ठीक है, ये कूट यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। एक का 3 यहाँ पे मिल रहे हैं सिर्फ 2 ऑप्शन में, ए और सी में। ठीक है, इन दोनों पे हम चेक करेंगे। बी का 4 इन दोनों में ही मिल रहे हैं। सी का 2 मिल रहा है सी वाले में। ठीक है, और डी का 1 इस वाले कूट में मिल रहा है। आंसर है इसका सी। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा अनुच्छेद 60 के अंतर्गत ये दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जज संविधान व विधि की मर्यादा बनाए रखना, संसद सदस्य कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन, संघ के मंत्री की शपथ या प्रतिज्ञा होती है सूचना की गोपनीयता। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत नहीं है। 1997 में सवाल पूछा गया। गुटनिरपेक्ष, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक गैर हस्तक्षेप। यहाँ पे पंचशील का सिद्धांत, यहाँ पे इसके अंतर्गत कौन कौन चीजें हैं? यहाँ पे शांतिपूर्ण अस्तित्व है, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक गैर हस्तक्षेप है। गुट निरपेक्षता इसके अंतर्गत नहीं है, पंचशील के अंतर्गत। ठीक है, पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत ए यहाँ पे इसके अंतर्गत नहीं है, तो हमको नहीं वाला चूज करना था। आंसर इसका ए, बी, सी और डी है। यहाँ पे चीन तथा भारत के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों की एक समझौता श्रृंखला है। ठीक है, और यहाँ पे इसका अस्तित्व सन 1954 में आया है। इन 5 सिद्धांतों को पंचशील कहा गया। ठीक है, पंचशील इन्हें कहा गया जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के आधार है, जिनकी प्रस्तुति जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। वे निम्न है। ठीक है, पहला है सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा है दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, दूसरे देशों पर आक्रमण न करना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना। तो यहाँ पे गुट निरपेक्ष इसके अंतर्गत नहीं है, बाकी ये बी, सी और डी है, इसलिए हमने इसका आंसर ए लगाया। आंसर इसका ए। ठीक है, ये 5 आपको याद रखने होंगे, इससे संबंधित आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, ये हमको बताना है। सन 2000 में सवाल पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हम देखते हैं,
ए वाला देखते हैं। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, लोकसभा यानी निम्न सदन में, यानी लोअर हाउस में। ठीक है, लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। यहाँ पे इसका जो उत्तर है हम ये अभी मान के चल रहे हैं, और भी हम चेक कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, तो धन विधेयक के बारे में ये बातें सही है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, ये भी धन विधेयक के बारे में सही है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ये भी धन विधेयक के बारे में सही है। ठीक है, हमको यहाँ बताना है विधेयक के बारे में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं वाला जो है वो आंसर है इसका ए। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है, और धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, किंतु राज्यसभा ना तो अस्वीकार कर सकती है, ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। राज्यसभा कुछ सिफारिशें कर सकती है तथा विधेयक प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर उसे लौटाना आवश्यक है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ठीक है, तो ये थे लोकसभा जो धन विधेयक उसके बारे में यहाँ पे जानकारी। अगला सवाल है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा अध्यक्ष, यहाँ पे दोनों के संदर्भ में यहाँ बात हो रही है। और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। ठीक है, यह घटना कहलाती है, ये घटना क्या कहलाती है, किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, तो यह घटना क्या कहलाती है। सन 2011 में सवाल पूछा गया है। मर्यादा, पक्ष त्याग, अंतर प्रश्न या फिर बैठ जाना, तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे डी, बैठ जाना। ठीक है, बैठ जाना। मर्यादा से तात्पर्य व्यवहार को संयमित रखने से है, और अंतर प्रश्न का अर्थ है यहाँ पे संसद में औपचारिक रूप से पूछे प्रश्न का अधिकार। ठीक है, तो ये इसका आंसर यहाँ पे डी है। अगला सवाल है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2000 में ये सवाल पूछा जा चुका है। और एक बात और यहाँ पे याद रखिए, जब यहाँ पे इस प्रकार के सवाल आते हैं, इन कथनों पर विचार कीजिए, तो आप कथन को पढ़ने से पहले इस प्रश्न की मांग क्या है वो आप पढ़ लें। ठीक है, इनमें से कौन से कथन सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपने इतना पढ़ा। ठीक है, किस विषय में बात हो रही है यहाँ पे, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे हमको फिल्टर ये मिलेगा कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। अब हमको फिल्टर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, एक छन्ना ये लग गया कि हमको कौन से छांटना है यहाँ पे, जो कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, जो कथन यहाँ पे सही है, तो हमको सही वाले यहाँ पे छांट लेना है। तो अटॉर्नी जनरल के अंदर के अंतर्गत यहाँ पे कौन से कथन यहाँ पे सही, वो हम देखते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। ठीक है, ये कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा काम आसान हो गया। पहले इसको पढ़े फिर फिल्टर लगाए, तो हमको जो यहाँ पे निकालना है, जो प्रश्न की मांग है वो हमको यहाँ पे पता चल गई, तो यहाँ पे इसको संतुष्ट करेंगे हम। दूसरा है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, क्या ये है? हाँ, ये भी सही है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में ये बात सही है। अगला है यहाँ पे, अगला जो कथन है, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, या तो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। नहीं, ऐसा भी नहीं। ठीक है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे नहीं हटाया जा सकता है। सिर्फ यहाँ पर दो कथन सही है, कथन 1 और 2। तो कूट के माध्यम से यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 और 2, 1 और 3, 2, 3 और 4, 1 और 3 और 4। ठीक है, तो हमारा जो कथन हमने सही निकाले वो है 1 और 2, आंसर इसका ए। ठीक है, आंसर इसका 1 और 2 वाले जो कथन है वो ए वाले ऑप्शन में। ठीक है, आंसर इसका ए। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसके लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आंसर इसका ए। तो ये थे यहाँ पे 10 प्रश्न आज के। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सारे प्रश्न, और आपने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। राजनीतिक तंत्र के एमसीक्यू का पार्ट 2 यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।